जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसकी खास बात यह है आज के कुछ क्वेश्चन की कि राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, इसीलिए इसका जो पैटर्न बनेगा वो x इक्वल टू b1 टाइप का बनेगा। यहाँ पर b1 का क्या मतलब है? b1 का मतलब है 6 आएगा, वहां पर 2 आएगा और 1 आएगा। किस फॉर्मेट में रहता है? जनरली वो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही रहता है। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कुछ रूल्स हमने पहले से आपकी सुविधा के लिए लिख लिया है। हमें ये देखना रहेगा कि इनमें से कौन सा रूल इस क्वेश्चन पर लगता है। अगर ये वाला रूल लगता है तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये वाला लगता है तो नो सॉल्यूशन होगा, और ये वाला रूल अगर लगता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, मान लो मैनी सॉल्यूशन आता है या यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला केस हमारा पास होता है, ये वाला केस हमारा सॉल्व मतलब लगता है इसके अंदर, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चलता है बेटा, ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन, है ना। गिवन करके हम क्वेश्चन उतारेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, फिर हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। फिर क्या है यहाँ पर है 2x, है ना। तो हो जाएगा y प्लस का y फिर माइनस का z और इक्वल टू 1। ये इसको बोलते हैं सिस्टम, यानी कि निकाय, इक्वेशन का निकाय या सिस्टम बोलते हैं। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, इसका मतलब इस तरह का पैटर्न बन रहा है x इक्वल टू b1। पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों विच, है ना, विच इज लाइक एज, यानी कि ये जो सिस्टम दिया है वो किस तरह का है, x इक्वल टू b1 टाइप का है। जब हम इसको पहचान लेते हैं तो इसके बाद की प्रोसेस ये होती है, यानी इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मैट्रिक्स या विस्तार आव्यूह, है ना। किसका? आव्यूह A का। अब हम इस पैटर्न को समझते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्सटेंडेड, है ना, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स, है ना, ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, ऑफ द मैट्रिक्स A। अब ये क्या होता है, अभी हमने बताया। वहां पर यहाँ लिख देंगे हम विस्तार आव्यूह को, B इक्वल टू कितना होता है, A सच दैट B1। ठीक है, अब इसका भी मतलब हम लग गया, समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। ए होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि गुणांक आव्यूह। गुणांक आव्यूह कैसे पता चलेगा? 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि गुणांक आव्यूह। तो इधर वाला पोर्शन ए होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 1 और ये हो गया माइनस 1। फिर सच दैट करके हम यहाँ पर b1 लिखेंगे। b1 क्या है? 6 और 2 और माइनस 1। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे पहले, फिर 2 लिख देंगे, और 6 2 और 1 है ना, 6 2 और 1 है हमारा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब होता है क्या इस तरह के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, जो डायगोनल होता है ना, यानी कि विकर्ण, उसके नीचे के एलिमेंट जीरो करते हैं। यहाँ पर विकर्ण नहीं, देखिए 1 माइनस 1 और माइनस 1 है, यानी ये और ये 3 एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो हमारा एचेलॉन फॉर्म आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे, हम R2 को ध्यान देना, अगर R2 में से R1 को माइनस करते हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, आ जाएगा ना बच्चों। इस तरह अगर R1 में हम 2 का इंटू कर दें तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएंगे, जीरो हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगाना है। पहला ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 में क्या कर रहे हैं हम, R2 माइनस R1। ये तो डायरेक्ट काम हो रहा है क्योंकि R2 में से R1 जा रहा है तो जीरो आ रहा है। अब क्या हो रहा है, R2 में आप देखना, यहाँ पर 2 का इंटू करके जीरो हो रहा था, तो यहाँ पर कितना आएगा 2R1। इस तरह से हम ऑपरेशन लगा के एलिमेंट को जीरो करना चालू करेंगे। जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो B के बाद यहाँ सममिति, यानी कि इक्विवेलेंट का साइन आ जाता है। ये साइन इसलिए आता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन लगाकर मैट्रिक्स में बदलाव कर रहे हैं तो उसी का अपोजिट लगाकर, यानी उल्टा लगाकर हम उसी को वापस ला सकते हैं। तो ये साइन इसको दिखाता है और कुछ वजह नहीं है। हम इक्वल भी लगा सकते हैं, लेकिन इक्वल से ज्यादा बेहतर यही रहेगा क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा प्यारे बच्चों कि हमारी R2 और R3 बदल रहा है। यहाँ हमने गलती से 2 लिख दिया था, हम 3 कर लेते हैं इसको प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, R3 के लिए था वो मिस्टेक हो गई थी, हमने इसको सही कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा R2 और R3 बदल रहा है, तो 1 इसे उतार लेते हैं। ये पा रहे होंगे आप, ये 1 है
है ना, ये 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये 1 है, और सच डेट लगा के यहाँ पर 6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो R2 और R3 बदल रहे हैं, तो R2 में से R1 जा रहा है, कितना बचा, यहाँ बचा 0, -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, क्योंकि -1 में से 1 जा रहा है, तो माइनस की वजह से वो कितना हो जाएगा -2। 1 में से 1 गए, कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर, -4 बचेगा। अब आप एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये पूरी रो को पहले आप 2 से इंटू करो, ये आपके दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चलेगा, और R3 में से R1 को माइनस करेंगे। यहाँ पर 2 है, सोच के देखिए तो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 2 है, तो 1 में से 2 गए, कितने बचे, -1 बचा। यहाँ पर 2 है ना, और 1 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -3, है ना, और ये हो गया सच डेट। अब 2 का इंटू तो यहाँ पर भी हो रहा था, 12 हो जाएगा, तो 1 - 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य इस तरह के क्वेश्चन में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 करना होता है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। आप ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, डायगोनल ये है, इसके नीचे के एलिमेंट ये है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ना प्यारे बच्चों, आप देखेंगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये -2 है, ये -4 है ना, तो इसको पूरी की पूरी रो नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं, उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, ये लिखा हमने R2, और R2 ये 1/2 से हम इंटू करते तो वो डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब है। और अगर माइनस का भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी -1/2 का इंटू कर दें तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 1 आने से हमें बहुत फायदा होगा, आप देखना कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने B लिखा, इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया, बढ़िया, ये 1 है, ये 1 और सच डेट 6 लिख दिया प्यारे बच्चों। हम इस पूरी रो को, है ना, -1/2 से इंटू कर रहा है, या इन के लो डिवाइड कर रहा है ना, समझने के लिए आप, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 0, और सच डेट के बाद यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2, क्योंकि 4 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या बचा, ये हो गया 0, ये -1, ये -3 सच डेट और -11। आप देख पा रहे होंगे हमें क्या फायदा हुआ इससे। अब फायदा ये हुआ, अगर R2 को आप R3 में जोड़ देते हैं तो देखिए 1 और -1 0 हो जाएगा, और यही हमको चाहिए भी था। ये यहाँ पर ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, इसका है कोई इफेक्ट होना नहीं है, और ये यहाँ ऐड होगा तो माइनस का कितना बचेगा, 9 बचेगा, जो कि हम बहुत आसानी से कर लेंगे। हाँ, तो आप देखना, आप क्या लिखेंगे, अगला ऑपरेशन आप R3 में लगा रहे हैं। R3 में हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, R2 को ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो ये चल रहा है B और इक्विवेलेंट, और आप देख लेना यहाँ पर कि यहाँ पर बचा 1, ये 1 और ये हो गया 6 प्यारे बच्चों, ये हो गया 0, ये 1 0 सच डेट, और ये हो गया आपका 2। अब R3 में आप R2 को जोड़ना है ना, तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया 0, यहाँ पर 0 आएगा, ये -3 आएगा, और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर प्लस का 9 आएगा, 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 2 को -11 में ऐड कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ तक तो हम आ गए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एक काम और हो रहा है इसमें, आगे चल के R3 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि अभी हम करेंगे, और आप बोर्ड पर आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपने देखा, हम इक्वेशन नंबर 1 तक आ चुके हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि R3 को हम 3 से यहाँ पर बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम ये करेंगे R3 में ना, R3 मतलब रो नंबर 3, हम R3 में को डिवाइड कर देंगे आपको 1/3 से, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ लिखने का तरीका 1/3 होगा ना, वो इंटू ऐसा लगता है आपको। तो आप देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इक्विवेलेंट, और बढ़िया हमारा ये हो जाएगा 1 1 1 सच डेट 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया 0 1 0, और ये हो गया 2, ये 0 ये 0, 3 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ कितना जाएगा, -1, और यहाँ जाएगा आपका -3। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने सिर्फ 3 से डिवाइड किया, इसके अलावा कुछ नहीं करा, है ना। एक काम करते हैं अपन कि अगले स्टेप में, हालांकि यहाँ भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो अपन इसको प्लस कर लेते हैं ना। तो ऐसा कर सकते हैं हम R3, है ना, R3 में हम -1 का इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। तो -1 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ -1/3 लिखे तो डायरेक्ट हो जाता है, उस टाइम नहीं किया तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 1 1 1, और ये 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 1 0, और ये 2 हो जाएगा 0 0, ये 1,
और ये हो जाएगा प्लस का 3। अगर हम माइनस का इंटू नहीं भी करते तो कोई विशेष यहाँ पर अंतर नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये ए चल रहा है और ये पूरा सिस्टम बी चल रहा है। आप ए को देखें या पूरा सिस्टम बी को देखें, यहाँ पर ना तो ये पूरी रो जीरो है और ना इसकी पूरी रो जीरो बी की। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है, मतलब एक शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं इसको, है ना। इट इज क्लियर दैट ठीक है प्यारे बच्चों, जो ए की रैंक है वही आपकी बी की रैंक है और दोनों की रैंक कितनी? 3 क्यों है? हम आपको शॉर्टकट तरीका ये बताते हैं। ये ए है आपका, अगर ये पूरी रो जीरो होती इसकी तो इसकी रैंक 2 होती या 2 से छोटी होती, लेकिन नहीं है, इसका मतलब इसकी रैंक 3 होगी। इसी तरह से इस पूरे सिस्टम को भी देखें तो पूरी रो जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी? 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों ही बराबर आए और जो कि 3 आए, यानी कि अननोन प्रॉपर्टी के बराबर आए। इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ये कहती है कि अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी अज्ञात राशियों की संख्या यानी कि अननोन प्रॉपर्टीज के बराबर हो। यहाँ पर अननोन प्रॉपर्टी कितनी है? एक्स वाई जेड 3 है, इक्वल हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों की इक्वल होने से जो इक्वेशन दी गई है वो कंसिस्टेंट यानी कि संगत तो है, लेकिन साथ में एक चीज पता चलती है कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं सिंस, है ना, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, यानी ये दोनों बराबर हैं, है ना। ये किसके इक्वल हुए? यूपी के। यहाँ पर हम यूपी किसको बोल रहे हैं? अननोन प्रॉपर्टीज को, यानी आप इसको फुल फॉर्म लिख सकते हैं अननोन प्रॉपर्टीज, यानी कि अज्ञात राशि। अज्ञात राशि कितनी? 3। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशंस हैं और कंसिस्टेंट, यानी क्या है वो? कंसिस्टेंट है। यहाँ पर क्या है? कंसिस्टेंट, है ना। एक तो कंसिस्टेंट हो गई प्यारे बच्चों, साथ में यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा? सो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जो आंसर आएगा उसके अलावा कोई सी भी वैल्यूज उस उन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब होता क्या है, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है तो इक्वेशन 2 से हमें उस यूनिक सॉल्यूशन को निकालना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 और ऐसा लिख के छोड़ देंगे। अब आप एक बात मत भूलिए कि हमारे जो इक्वेशन का एक्चुअल में पैटर्न है वो a इक्वल टू b1 का है। हमारा a बदल चुका है, b1 भी बदल चुका है। तो a क्या है? a ये है, ये आप देखा a है ना। आपको समझाने के लिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, a इक्वल टू b1 का पैटर्न चल रहा है हमारा ना। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 तक आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा होगा यूनिक सॉल्यूशन आया था। जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें उस सॉल्यूशन को निकालना भी पड़ता है। हम उस सॉल्यूशन को इक्वेशन 2 की मदद से निकालेंगे। आप एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी जो इक्वेशन का पैटर्न है वो x इक्वल टू b1 टाइप का है, यानी हम a लिखेंगे, x लिखेंगे, b1 लिखेंगे और उसको आगे चल के सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे ना। तो आप देखते हैं ये पैटर्न कैसा चल रहा है, x इक्वल टू b1 टाइप का हमारे क्वेश्चन चल रहा है। x इक्वल टू b1 टाइप का हमारा क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, आप ये बात नोट करिए कि हमारा a बदल चुका है और b1 बदल चुका है। x की जगह क्या है? x y z है। x में कोई बदलाव नहीं हुआ है, x y z की वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ इंप्राइज लगा देंगे और a क्या है? ये वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये a होता है। यहाँ पर आएगा 1 1 1 0 1 0 0 0 1, है ना। ये तो हो गया हमारा a। सवाल में हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दी? x से कैपिटल x की वैल्यू ये x y z, ये अननोन प्रॉपर्टीज हैं, अज्ञात राशि हैं जिन्हें हमें निकालना है। और हमारा b1 भी पूरा बदल चुका है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर 6 2 3, है ना। यहाँ पर जाएगा 6 2 और 3। अब आप इस मेथड को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चों। पहली वाली रो का यहाँ पर इंटू कर देंगे, इससे कंपेयर कर देंगे। दूसरी वाली रो का यहाँ पर इंटू कर देंगे, इससे कंपेयर कर देंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह तीसरी वाली रो का हम यहाँ पर इंटू कर देंगे इस कॉलम में और 3 के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब 3 से इसका कंपेरिजन हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी आसानी से, है ना,
हम इंटू कर रहे हैं, देयरफॉर पहला इंटू करेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, यानी पहली वाली रो का इस कॉलम इंटू करा जो 6 के इक्वल जाएगा, इसको जो 6 के इक्वल जाएगा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब दूसरा वाला जो हम इंटू करेंगे तो ये एलिमेंट 0 है, तो इसका मतलब यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। देखिए आप 0 हो गया, y हो गया, 0 हो गया, ये 2 के इक्वल जाएगा, यहाँ पर आएगा 2। तो हमने यहाँ से एक बात नोट की कि y की जो वैल्यू है हमारी 2 आ रही है, y की वैल्यू कितनी है 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब हम तीसरी वाली रो का इस कॉलम इंटू करेंगे तो शुरू के 2 एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एंड 0 आएगा पहला, दूसरा 0 आएगा और तीसरा क्या आएगा, z आएगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इस रो का इस कॉलम इंटू करने पर तीसरे के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ से ये बात नोट की कि z की जो वैल्यू आ रही है हमारी, z की जो वैल्यू है हमारी, z इक्वल टू कितना है 3, z की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब आप एक बात देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से हम y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इम्प्लाइज लगा के हमें लिख देंगे। अब देखिए आप x हमें पता नहीं है, x अपनी जगह पर लिखा है, y कितना आया था, y हमारा 2 आया था, और z कितना आया था 3, और इधर चला 6, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, है ना प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x प्लस 5 हो गया इक्वल टू 6 हो गया। अब आप देखेंगे x की वैल्यू निकालना है तो 6 में से 5 है, कितने बच्चे 1, तो आगे चल के हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की वैल्यू है हमारी कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए हमारे पास x आ चुका है, y आ चुका है, z आ चुका है। अब हमारा आंसर सही है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 और 2 कितने हो गए 3 और 3 कितने होगा 6, मतलब 6 इक्वल टू 6 आ गया। अब आप यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं, जहाँ यहाँ 1 रखेंगे आप, 1 में से 2 गए, है ना, तो जब 1 में से 2 जाएगा और z को ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ 3 है और इक्वल में कितना चल रहा है 2, तो आपने देखा 3 और 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है हर वैल्यू के लिए। आप यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं चाहे तो, है ना, यहाँ भी रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।